Hello and welcome class 12. In this video we are going to talk about methods of generating an induced EMF. किस तरीके से किन किन तरीकों से हम EMF को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, इंड्यूस्ड EMF को हम जनरेट कर सकते हैं. देखो, आपको पता है बेसिक आइडिया क्यों होता है इंड्यूस्ड EMF जनरेट? बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो इंड्यूस्ड EMF आएगा और इंड्यूस करंट आएगा. ठीक, सो तीन तरीके हैं जिसमें कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं. तीन तरीके हैं हमारे पास. अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेसिक? आपको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्लक्स का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, क्या होता है भाई? फाई होता है ना, फाई से डिनोट करते हैं उसको. तो फाई हमारा क्या होता है बेसिकली? बी ए कॉस थीटा, यही होता है. और थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं. ठीक है, बाकी सारे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है. नाउ इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए आप बताओ कौन से ऐसे तीन मेथड होंगे, ठीक है, कौन से ऐसे तीन मेथड होंगे जिससे कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं. पहला जो मेथड है, देखो तीन, इसमें तीन टर्म है. बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ए स्टैंड्स फॉर एरिया एंड कॉस थीटा ये हमारा एंगल है. तो तीन चीज़ होगी. पहला चीज़ जो है, अगर मैं पहले चीज़ की बात करूं, पहला चीज़ क्या है हमारा? चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स. तो पहला है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वी कैन चेंज फ्लक्स. कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नो, मैग्नेटिक फ्लक्स. सेकेंड मेथड क्या है? इन सब इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हो ऑलरेडी, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं. किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम जनरेट करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को, वो ऑलरेडी आप जान चुके हो. अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको भी आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है. मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम प्रोसेस, हमने क्या तरीका आजमाया था टू चेंज दिस फ्लक्स इन दैट एरिया को हमने चेंज किया था. तो बाय चेंजिंग द एरिया वी कैन चेंज द फ्लक्स. तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी निकालेंगे उसके बेसिस पे, वो क्या कहते हैं? वो कहता है बाय changing the orientation of magnetic field and area vector. By changing the orientation of theta. Changing the orientation मतलब कि ब्रैकेट में लिख देता हूँ. ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? मैं थीटा की बात कर रहा हूँ, यानी कि एंगल की बात कर रहा हूँ. कौन सा एंगल? दिस एंगल, ये जो बनता है. सो और एंगल किसका? ऑफ बी एंड ऑब्वियसली ए, राइट. सो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो इसको हम दोबारा से लिखते हैं और फिर उसके एक हम एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे जिसके कि हम आगे बढ़ेंगे. और तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो आज का हमारा फोकस इस पे रहेगा. एंड देन ऑफ कोर्स इसको करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में. देन आई विल ट्राई टू पुट सम कंटेंट्स रिलेटेड टू एडी करेंट्स, जो कि बिल्कुल ही नया टॉपिक है. इसमें नए चीज़ के बारे में जानोगे आप, दैट इज़ एडी करेंट. एडी करेंट्स क्या होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा. एंड होपफुली उसके बाद फिर इंडक्शंस आएंगे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, और कई चीज़ें हैं इसमें पढ़ने को. देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट है, चैप्टर नंबर 7, हम उसको स्टार्ट कर देंगे. इस पे आते हैं वापस से. इमेजिन करो कि एक कॉइल है पी क्यू आर एस, मैं यहाँ पे बना भी दे रहा हूँ. ठीक है, आपको इमेजिन करने की एक कॉइल है पी क्यू आर एस, एक कॉइल है. ओके, मैं कॉइल को बना देता हूँ इस तरीके से. ये है, ओके, हाँ, इस तरीके से है कि मतलब उसको एक ऐसा, जैसे हमारा, आप लोग को याद होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी कॉइल हमने इस्तेमाल किया था, उसी टाइप की कुछ ऐसा कॉइल है. ठीक है, ये ऐसा है. मतलब इसको ऐसा मैं क्यों बना रहा हूँ मैं अभी बताऊंगा.
ताकि हम इसको रोटेट कर सकें, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका जो है वो मैं थोड़ा सा विड्थ चौड़ी कर दूं लाइन की, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके से इसका, ठीक है। डार्क वाली जो लाइन है दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका जो ये रोटेट करेगी कॉइल, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस कॉइल को नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। कहानी ध्यान से सुनना, अभी कहानी बहुत आगे बढ़ेगी, फिर हम इसी कहानी के थ्रू एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, जो कि हमारा एक्सप्रेशन काफ़ी फेमिलियर होगा, बट ये एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ पे सीख जाएंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट में हमें दिक्कत नहीं होगी। सो दिस इज इट, हमारा ये पी, और अगेन इसको नाम दे देते हैं क्यू आर एंड एस। ये स्क्वायर या रेक्टेंगल, स्क्वायर तो नहीं है ऑब्वियसली, रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एंड एस, ये हमारी कॉइल है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आपको ब्रेक हो गया, ऐसा सोचना मत, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ, लाइन डजंट मैटर, लाइन ऐसे जुड़ जाए, नहीं तो पता चला कॉइल ही ब्रेक हो जाएगी तो करंट ही नहीं फ्लो होगा। चलो, so I'll try to put it in that way. So this is PQRS. It is the coil that will be rotating along its axis of rotation, मतलब अपने axis of rotation के थ्रू ये रोटेट करेगी। मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैं लगा देता हूँ। हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, आप इसको ऐसे रख सकते हैं, इस तरीके से ले लो, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, मैं आपको अभी एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये फिगर को मैंने ऐसे बनाया है, बट एक्चुअली में ये फिगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका ओरिएंटेशन कैसा है, वो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। तो ये हमारी जो ब्लू वाली है लाइंस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो, तो ये हमारी जो ब्लू वाली लाइन है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो। ओके, दिस इज बी, ब्लू स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। ये इस तरीके से कॉइल रखी हुई है हमारी, पी क्यू आर एस हमारी कॉइल है, जिसमें से करंट पास हो रही है, जो कि फ्री टू रोटेट है, बिल्कुल मतलब एकदम फ्री छोड़ दिया इसको, ये रोटेट कहीं भी कर सकती है वो, ठीक। एंड कुछ कंडीशंस है जो कि हमको उसका ध्यान रखना है। तो बेसिकली इसको पढ़ लेंगे अगर हम ना, तो थोड़ा सा हमको एसी जनरेटर जनरेटर के बारे में आइडिया लग जाएगा। जो हम जनरेटर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को ये चीज़ क्लियर होगी। नाउ दैट वी हैव दिस थिंग, ये सेटअप है हमारे पास, क्या है इसमें, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है और उसके अंदर हमने एक कॉइल रख दिया, जो कि कॉइल, अब आप सोच रहे हो कि कॉइल क्या ये ऐसे रखी है बिल्कुल जैसे हमको दिख रहा है ना भाई, 3D में काम होगा, ये 2D में मैं बना सकता हूँ ऐसा, बट ये एक्चुअली में कैसा है कि इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी आपके तरफ है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को, जैसे ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको आप अगर हम, मतलब ये जो ओरिएंटेशन इसका ऐसा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके तरफ निकल के आ रही है और स्क्रीन को फाड़ते हुए बिल्कुल ऐसे जा रही है, समझ रहे हो आप किस तरीके से रखी हुई है, आपके सामने ऐसे रखी हुई है। जैसे दिख रहा है वैसे नहीं रखी है, बट एक्चुअली में 3D में अगर हम इसको, जैसे आपको एक डॉट की तरह दिखेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा समझो। जैसे ना मैं एक बनाता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन बनाई, मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे, बट फिर भी मैंने लाइन बनाई, ठीक है। अभी तो आपको ऐसे दिख रही है, बट अगर मैं इस लाइन को, जैसे होती थी ना, इस लाइन को मैं अगर पकड़ के बाहर निकालूं, तो ये लाइन कैसी दिखेगी, पकड़ के बाहर निकाल दोगे आपको ये लाइन सिर्फ एक डॉट जैसी दिखेगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे डॉट जैसी दिखेगी, आपके तरफ निकल के आ रही है इस तरीके से, ऐसा दिखेगा ना। एक्चुअली में तो ये लाइन है, बट 2D में तो नहीं समझ में आ रहा ना, 3D में तो हमें समझ में आएगा। तो कुछ ऐसा फिगर है ये, यहाँ पे भी इसको मिटा देता हूँ मैं। तो ये कुछ ऐसे ही रखा हुआ है हमारी कॉइल, ठीक है। कॉइल को मैंने इसलिए ऐसे दिखाया ताकि तुम लोग को दिखे तो कम से कम कॉइल है, पता चला मैं अगर वैसे फिगर बनाता तो कॉइल ही ना दिखता तुम लोगों को, है ना। तो क्या एंगल बन रहा है भाई, ये जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी है जैसा दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसी है आपके बिल्कुल स्क्रीन पे बिल्कुल जैसा दिख रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह तो सब कुछ यही है। फर्क क्या है, केवल केवल कॉइल के ओरिएंटेशन में फर्क है, मैंने ऐसे दिखाया हुआ है, क्योंकि मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप लोग को कॉइल PQRS दिखे कि हाँ ये कॉइल है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका, दिस लाइन, दिस ब्लैक वाली लाइन, ये वाली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे घूम रही है, मतलब आप उसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा सकते हो,
इस तरीके से। तो जैसे आप इसको पकड़ के घुमाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो इसका एरिया वेक्टर निकलेगा, फेस एरिया जिसको हम बोलते हैं, एरिया वेक्टर आप समझ में आ रहा होगा किस तरीके से निकलता है, नॉर्मल टू दिस पी क्यू आर एस प्लेन। अगर पी क्यू आर एस को हम प्लेन माने तो उसके नॉर्मल एक जो वेक्टर निकल के आएगा बिल्कुल बाहर की तरफ, दैट इज द एरिया वेक्टर ऑफ पी क्यू आर एस कॉइल। तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा होगा, जो कि अगर रोटेट कर रहा है तो वो एंगल हर एक टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। इतनी बातें क्लियर है? ओके। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है हमारा, मैं कंडीशन सारी लिखते जाऊंगा तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ज़रूर लिखूंगा। तो हमारा यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर तो अब हम निकालेंगे फ्लक्स थ्रू कॉइल। फ्लक्स अगर हम जो कॉइल के थ्रू फ्लक्स जो जा रहा है अगर हम उसको निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो क्या होगा। तो व्हेन इट्स, जब जो होता है ना एरिया वेक्टर जो है वो एंगल थीटा बनाता है, तो हमारा फ्लक्स जो होता है वो किस तरीके से गिवन होता है, फाई, हमारा फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन बाय बी ए कॉस थीटा। भाई हमने ऑलरेडी लिखा हुआ एक्सप्रेशन ऊपर भी दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है, ये चीज़ तो क्लियर है तुम लोगों को। सो अगर हम इस कॉइल जो है, ये जो कॉइल है ये ऐसे रोटेट कर रही है, और रोटेशन का इसका मैं अगर आप लोग को एक एंगुलर वेलोसिटी बता दूं तो उससे इस एक्सप्रेशन में क्या चेंज आ सकता है, बहुत चेंज आ जाएगा। देखो अभी मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा इमेजिन करो कि ये जो है ना, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, मैरून से दिखा देता हूँ। ये जो आपका यहाँ पे ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये तो है ही, ये किस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये ऐसा रोटेट कर रहा है, आप समझो कि ऐसा रोटेट कर रहा है ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ओके, 3D अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्यों, कैसा 3D है ये, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड आर जस्ट परपेंडिकुलर, और ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। सो यहाँ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो बार बार चेंज हो रहा होगा। ओके, अब ये जो रोटेट कर रहा है कितने वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, रोटेशन में द वेलोसिटी बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगुलर वेलोसिटी, जिसको मैं हम लोग W जैसा दिखता है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा इस तरीके से दिखाते हैं हम, ऐसा साइन होता है, ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा 3 जैसा, बट एक्चुअली में ये ओमेगा है, ठीक। तो ओमेगा से डिनोट करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, तो ये एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है ये वाली कॉइल, ठीक। अच्छा, अब अगर ये एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो ऑब्वियसली ये कुछ जो एक कॉइल टर्न लेगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी उसमें तो कॉइल मूव कर रही है, तो सपोज करो एक इंस्टेंट टाइम के लिए, टाइम टी के लिए कॉइल ने रोटेट किया थीटा एंगल से विद दिस एंगुलर वेलोसिटी। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? देखो जो थीटा होता है ना, एक्चुअली में जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो जो हमारा ट्रांसलेशनल मोशन में यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन में जो काम हमारा डिस्प्लेसमेंट करता है ना, वहीं हमारा जो रोटेशन में आके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो दिस थीटा इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हेयर, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह वर्क कर रहा है, और आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी भी, ठीक। टाइम तो टाइम ही होता है, टाइम चाहे रोटेशन में ले लो, चाहे ट्रांसलेशनल मोशन में या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन में ले लो, बात एक ही है, टाइम तो टाइम रहेगा। बट ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अगर होता है वो रोटेशनल मोशन में आके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इसमें चेंज हो जाता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा, जो कि यहाँ पे जो थीटा है वो बिहेव कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह की। क्लास 11th की चीज़ है ये सारी चीज़ें। इज इट क्लियर? नाउ दैट वी हैव, अब यहाँ पे हम बात करें, आगे बढ़ते हैं इसके थोड़ा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके आगे, हम लिख सकते हैं that if this coil rotates with an angular velocity omega, if this coil rotates with an angular velocity ओमेगा, ओमेगा कौन सा होता है, ओमेगा ये साइन होता है, ठीक है, ये डब्लू जैसा बनाओगे आप, देखो ओमेगा इस तरीके से बनता है, ये मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से नहीं होता कि आप भी टेढ़ा बना दो, आप सीधा बनाना ऐसा, ठीक है, ऐसा ओमेगा होता है, बिल्कुल ऐसा सीधा बनाना आप लोग, ये करेक्ट ही है।
ठीक है, तुम लोग को दिख रहा होगा करेक्ट क्या है। तो दिस इज ओमेगा, ठीक है, ऐसा बनता है, डब्ल्यू जैसा होता है बट डब्ल्यू नहीं होता। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ ओमेगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो आप लोग, मैं यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी लिख रहा हूँ ना, ये ओमेगा मैं वर्ड्स में लिखूंगा, आप लोग अपने कॉपी में बनाना उसको सिंबल की तरह। तो ओमेगा बेसिकली and turns through an angle theta and turns through an angle theta। कितने एंगल से टर्न किया ये कॉइल? थीटा एंगल से टर्न किया, ठीक। कितने इन टाइम, टाइम कितने इंस्टेंट टाइम के लिए, टी इन टाइम टी। ओके, टी को आप इस तरह से लिख सकते हो ताकि ये मतलब लगे कि हाँ ये। और ओमेगा भी ऑब्वियसली इसको अभी इस तरीके से लिखना आप, हाइफन के अंदर, द कॉमास के अंदर लिखना, क्योंकि स्पेशल चीज़ है ना ये। ओके, सो एवरीथिंग इज हेयर। एंगल थीटा को भी हम लिख लेते हैं ऐसे। नाउ इट्स लुकिंग गुड। ओके, लेट्स प्रोसीड। सो अब देखो, अब आप लोग जानते हो ना कि स्पीड इज इक्वल टू, बचपन वाली चीज़ है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी है बचपन वाली चीज़ है, अपॉन टाइम। ओके, सो दिस यू हैव। अब ये बताओ मुझे, एंगुलर की बात अगर हम करेंगे तो भी तो वही चीज़ होगा, कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जो आपका होगा, या फिर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, analogy to this, velocity is equal to displacement upon time, तो angular velocity will be is equal to angular displacement upon time। time will not change, time तो is time ना, time तो चेंज होगा नहीं, यही चीज चेंज होगा। तो अब इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज अगर करें, तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखे इस इक्वेशन को, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके बाद और आगे बढ़ो तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम किसको ले रहे हैं? हम थीटा को ले रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा, जो कि डब्ल्यू जैसा दिखता है बट डब्ल्यू है नहीं, आप लोग सिंबल बनाना, मैं वर्ड्स लिखूंगा, इनटू टाइम। इसको और सिंबल में कन्वर्ट करो तो भाई, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, मतलब मैं पेंसिल से अलग से मैं लिख दूं, तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम लाइक, क्या हो जाएगा? इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो थीटा, ऐसा थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू पहले तो ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इज इट क्लियर? इसको मैं लिखे रहने देता हूँ, इसको इवन मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि ये क्लियरली दिखे। ओके, हो गया ये चीज़। चलो, बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें हो गई। इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी की तरह हम लिख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं कि याद करो, हमें क्या पता था कि दिस ओमेगा फ्रीक्वेंसी का, अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा आया, ऑब्वियसली आप लोग के दिमाग में आया होगा कि ओमेगा आया क्यों। तो ओमेगा बेसिकली हमने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करना था, उससे हमारा आगे काम होगा। तो ये अब हम जानते हो हमारा गाड़ी कहाँ बढ़ रहा है? हमारा गाड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ऑल्टरनेटिंग करंट की तरफ बढ़ रहा है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब ही होता है कि चेंज होना, हर हर एक पॉइंट पे चेंज होते रहना। ऑल्टरनेटिंग मतलब उल्टा उल्टा होते रहना। तो ऑल्टरनेटिंग में साइन थीटा का काम आता है, साइन का काम आ जाता है बेसिकली, साइन कॉस का। तो साइन क्या होता है? अगर साइन का कभी ग्राफ के बारे में आपने नहीं सोचा होगा, बट साइन का अगर ग्राफ आप लोग ने कभी देखा होगा, या फिर मैथमेटिक्स में भी है ये चीज़, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। सो साइन का ग्राफ, साइनोसाइडल कहते हैं ना, आधा ऊपर आधा नीचे। साइन की वैल्यू क्या होती है? -1 से +1 के बीच में लाया करती है। तो साइनोसाइडल, साइनोसाइडल का मतलब आधा ऊपर आधा नीचे। कहते हैं ना हमारी लाइफ जो है अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, तो लाइफ इज लाइक अ ग्राफ ऑफ साइन। साइन का ग्राफ भी आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे ऐसे चलता जाता है।
ओके, तभी आप देखते होगे ना साइन की जो वैल्यूज हैं वो तो 6-7 मतलब 5 ही वैल्यूज हैं और वो सारी बस रिपीट होती रहती है, नेगेटिव आ जाता है कभी पॉजिटिव हो जाता है, खैर एक पूरी साइकिल होती है। तो बेसिकली साइकिल की बात हो रही है, तो साइकिल की बात होगी तो रेवोल्यूशन आएगा उसमें, है ना, मतलब पीरियड आएगा, टाइम पीरियड। सो वो तो बात की बात है। यहाँ पे अपने को क्या समझना है कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी के, तो क्या होता है, ये होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये चीज़ तो हम लोग को मैंने मतलब लास्ट क्लास में आई थिंक या उसके पहले कोई वीडियो में, किसी एक वीडियो में ये चीज़ मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा बाई, इसका हमने पहले ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो अभी यहाँ पे भी इसका हम यूज़ करेंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चैप्टर नंबर 4 जो आपका मोशन इन अ प्लेन था 11th में, ये सारी चीज़ें थी। सो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे अलग तरीके से यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यही है। ओके, तो इसको तो हम यूज़ करेंगे, बट उसके पहले जो चीज़ हमें यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हमने ओमेगा टी निकाल डाला। इज इट क्लियर? तो बहुत ही सिंपल वाला कॉन्सेप्ट लगाया हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, वो हमने लगा के थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी निकाल दिया। नाउ हमारे पास है क्या कि अब हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो कि हमारा फाई का एक्सप्रेशन था, यानी कि फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन था, वो कैसा चेंज हो गया। उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं बी इंटू ए कॉस, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। तो ओमेगा को अगर मैं डब्लू लिखूं तो आप लोग डब्लू मत लिख लेना भाई, ठीक है, मैं ओमेगा को डब्लू लिखूंगा क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन और बार बार वर्ड्स में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो डब्लू लिख रहा हूँ, बट डब्लू क्या है, ये है, जो ये है आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है, ऐसे डब्लू मत लिखना आप लोग। ओके, नाउ फाई हमारा बी ए कॉस ओमेगा टी हो गया। अब हमें पता है ना, एज द कॉइल विल रोटेट, ऑब्वियसली जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या इंड्यूस होगा, वेरी गुड, जो आपने बोला वही इंड्यूस होगा। सो हम क्या कह सकते हैं, और हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या था, अगर हम बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन, मैं कोई बात नहीं, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, क्या थी इंड्यूस्ड ईएमएफ, कैसे लिखते थे हम, इस तरीके से लिखते थे, है ना, ऐसा, ये किसके बराबर होता था, बोलो, माइनस ऑफ डी, माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। होता था कि नहीं होता था, बिल्कुल होता था। तो हाँ, अपने को ये पता चल गया ना डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि इसको भी हम यूज़ करने वाले हैं इसी में। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम रिलेट करेंगे। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन है, हमारे पास एक ये चीज़ थी जिसके हमने की इस इक्वेशन को निकाल लिया, ठीक है, इसको भी हाईलाइट ही कर लो, ठीक है। तो इन दोनों को हम इक्वेट करके क्या लिख सकते हैं, अब देखो ध्यान से सुनना इस चीज़ को। तो ये तो हमारा ये इक्वेशन होगी यहाँ पे, ठीक। तो इसको हम और फर्दर क्या लिख सकते हैं कि E विल बी इक्वल टू, इसी को अगर हम आगे इक्वल टू करके लिखें, इसी को अगर हम आगे इक्वल टू लिख के लिखें, ये इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, और क्या है, ये माइनस तो ऐसे ही लगेगा, माइनस तो ऐसे ही लगेगा भाई, माइनस डी लगा हुआ है, उसके बाद फाई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, सोचो, फाई के जगह हम ये चीज़ नहीं लिख सकते, तो हम ये बिल्कुल लिख लेंगे, इसको ऐसे कॉपी करो यहाँ पे, क्या हो गया भाई, कहाँ चला गया, हाँ हाँ छोड़ो, गजब भाई, चलो कोई बात नहीं, ये दोबारा से लिख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा बी ए के बाद कॉस, ब्रैकेट में ओमेगा टी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, होल पूरा वाला ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद अपॉन डी टी। इज इट क्लियर, है कि नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे बात आएगी मैथमेटिक्स वालों की, जिन्होंने डिफरेंशिएशन क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जो कुछ बची कुछ कसर होगी वो 12th में आके पढ़ ही लिया होगा। मैथ्स वालों, तो हमारे लिए बहुत ही आसान है इसको डिफरेंशिएट करना इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप लोग जानते हैं उसका डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आने वाला है, इसमें चेन रूल लगेगा। अब बायोलॉजी वाले ये सोच रहे होंगे कि सर चेन रूल क्या है, चेन रूल तो हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसको डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे ना, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा,
cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो डिफरेंशिएशन से जो माइनस आएगा, देखो क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं फिर मैं बताता हूँ। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख लो, ठीक। तो ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल होगी, ये इक्वेशन हमारे आगे। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बाद जो हमारा आएगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक। और तो हमारी जो चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉस वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा, बी और ए बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल। तो मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाली चीज डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, तो ये आ गया बाहर। और एरिया इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो वो भी बाहर आ गया, ठीक है। क्योंकि हम तीसरे मेथड में देखना, तीसरे मेथड में हम किस चीज को चेंज कर रहे हैं, केवल ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे हैं। तो इसमें क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा चेंज होगा, और थीटा क्या है हमारा, ओमेगा टी। तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा अंदर ओमेगा टी भी है। अब आप सोच रहे होगे कि अगर कि सिर्फ और सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट, जैसे कॉस टी होता तब तो उसको सीधे माइनस साइन टी लिख देते हैं, बट यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है, अब ये कैसे डिफरेंशिएट होगा। तो इसको भी करने का एक तरीका होता है, इसको कहते हैं हम चेन रूल। तो क्या होता है, पहले तो देखो मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग को अभी खुद ही क्लियर हो जाएगा क्या होता है। तो बी ए कॉस ओमेगा टी को मैं पहले ही चेंज कर दूँ साइन ओमेगा टी में, साइन, और माइनस, ऑब्वियसली कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, माइनस साइन थीटा। तो जो पहले से माइनस था और डिफरेंशिएशन के बाद जो माइनस आया, वो दोनों मिलके प्लस बन गए। तो इतना दिमाग तो मतलब बायोलॉजी वाले आप लोग के पास भी आ ही चुका है कैलकुलेशन करने के बाद कि हाँ ये सारी चीज़ें सिंपल है। तो मैथ से आप भाग नहीं सकते, इसमें मैथमेटिक्स तो है थोड़ी बहुत, फिजिक्स पढ़ हो तो उसमें तो रहेगी ही रहेगी, और थोड़ी बड़ी कसर पर्ची रहती है तो आधी केमिस्ट्री में निकल जाती है मैथमेटिक्स में, चलो कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें होगी, उसके बाद बी ए साइन, अंदर आता है ओमेगा टी, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब चेन रूल यहाँ से वर्क करता है, ये तो डिफरेंशिएट हो गया सिंपल, बट यहाँ छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। तो जो बचा होता है अंदर वाला टर्म, वो डिफरेंशिएट हो गया है, उसको बोलते हैं चेन रूल। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है ना, तो 2 बार डिफरेंशिएशन होता है, कभी कभी 3 बार भी हो जाता है। तो डी ओमेगा टी बाय डी टी, अच्छा डी ओमेगा टी बाय टी टी क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा जो मतलब सिंपल चीज़, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो टी में हो रहा है ना, वेरिएबल हमारा टी है, ओमेगा इज अ कांस्टेंट, तो ओमेगा हमारा बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, डी टी बाई डी टी। इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम इस तरीके से लिखना, ओमेगा यहाँ पे लिखा है तो ओमेगा को बाहर लिख लो ऐसा। तो डी टी बाई डी टी बचा, तो डी टी बाई डी टी हो गया खत्म, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू, अगर उसी के थ्रू हम डिफरेंशिएट कर दें, जैसे डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाता है 1, differentiation of x with respect to x is 1, differentiation of t with respect to t is also 1। तो ये बदल गया 1 में, क्या हो गया 1 हो गया ये, ठीक। और 1 को लिखो भी नहीं, मल्टीप्लीकेशन है तो हटा ही दो उसको। तो यहाँ बचा हमारा केवल ओमेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो ओमेगा यहाँ लिखा है, इसको हटाओ यहाँ से और आगे ले आओ, तो उसको यहाँ ले आओ ओमेगा, ये हो गया ओमेगा, अरे यार ये हो गया ओमेगा, ठीक। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है किसका, फ्लक्स का, फाई का। इतने सारे मतलब उसको हमने जब ओमेगा से रिलेट किया तब ये ऐसा हुआ हमारा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी हम इसमें फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो अभी यहाँ रिलीफ की है ना, रिलीफ ब्रेथ मत लेना अभी, अभी रुको, सब्र करो। सो अगर अगर हमारे इस जो ये जो कॉइल पी क्यू आर एस है, अगर इसमें टर्न्स आ गए तो, इफ दिस कॉइल हैज n टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हमारा देन फाई बिकम्स, तब हमारा एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा, कुछ नहीं भाई, एक ही चेंज आएगा क्या, तब ये हमारा हो जाएगा n आ जाएगा आगे, बाकी b वैसे ही रहेगा, a वैसे ही है, ओमेगा वैसे ही है, साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, तो दिस इज हमारा एक्सप्रेशन। इसको इक्वेशन कोई नाम दे देना, नहीं भी दोगे चलेगा, डजंट मैटर एट ऑल। सो बट एग्जाम में जब करना बोर्ड में, तो थोड़ा तौर तरीके से करना, तमीज से करना, तमीज से करोगे तभी एग्जामिनर नाम मार्क्स भी देगा, क्योंकि बिना उसके काम तो चलना है नहीं। चलो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है,
द इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेसिकली, अच्छा हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, हमने यहाँ पे क्या फाई नहीं निकाला भाई, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, दिस इज नॉट फाई, सॉरी सॉरी सो सॉरी, दिस इज एक्चुअली में ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई नहीं, बट ए मतलब ईएमएफ वाला ई, तो रियली सॉरी फॉर दैट, इसको करेक्ट कर लीजिए अभी। फाई, क्योंकि मैं बाबा फाई दिमाग में आ रहा था तो मैंने फाई लिख दिया वहाँ पे, तो फाई नहीं बिकम्स देन induced EMF becomes, so sorry for that, कोई बात नहीं, अब ठीक कर लो आप, चलो चलो सही है। ओके सो इतनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को कि ये क्या एक्सप्रेशन हमारा आ गया, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का आगे हम थोड़ा सा और चेंज करने वाले हैं, और हाईलाइट कर देते हैं इसको तो बेटर रहेगा हमारे लिए। तो इसको करते हैं हाईलाइट, ये हो गया हमारा हाईलाइट। अब उसके बाद हमारे पास है, हाँ अब हम कह सकते हैं ना, तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ जो है, ये जो मैंने यहाँ पे ई लिखा हुआ है, एक्चुअली में ई नहीं है, आप लोग अपने कॉपी में इसको ये वाला सिंबल बनाना। ओके सो जो चीज़ें मैं कहता हूँ वो करते जाना, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा गलत सलत मत लिख देना अपने कॉपी में, क्योंकि अल्टीमेटली वो लास्ट में तुम ही लोग उससे रिवाइज करने वाले हो, मेरा कुछ नहीं होने वाला उससे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ना। तो तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, देख लो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। तो साइन जब भी चीज़ें आती है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो साइनोसाइडल है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इन कंक्लूजन में, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल का मतलब क्या होता है, साइनोसॉइडल का मतलब होता है, ठीक है, साइनोसॉइडल होता है, ठीक है। साइनोसॉइडल का मतलब क्या होता है, साइनोसॉइडल का मतलब होता है कि टाइम के साथ कुछ चीज़ जो है वो वेरी कर रहा है, बट ऐसा वेरी कर रहा है कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कुछ पॉजिटिव में जो भी होगी उसके एकदम सेम मैग्नीट्यूड में उसकी मिनिमम वैल्यू भी होगी, बस साइन जो है अपोजिट हो जाएगा। आइडिया कहने का मतलब साइनोसॉइडल का ये है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है और मिनिमम इज -1, मतलब +1 से -1 के बीच में ही साइन थीटा की वैल्यू लाई करती है। तो अब किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर दोगे साइन थीटा से तो वो साइनोसाइडल बन जाता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके रेंज से हिसाब से लाई करती है। ओके तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टाइम के साथ ये साइनोसाइडल है, ठीक। तो मैक्सिमम कब होगा, ये हमारा जो ईएमएफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, सो सो ऊपर ही लिख देते हैं, सो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा, सो ऐसे लिखता हूँ, सो द वैल्यू ऑफ maximum will be when sin omega t, when sin omega t will be equal to 1 +1, ठीक, will be equal to +1, +1 कब होता है 90 डिग्री पे, ठीक, -1 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिख दो, अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू की, ठीक है, तो साइन थीटा ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू +1 है, और कब होगा ये, जब आपका ओमेगा टी किसके बराबर होगा, मतलब 1 कब आएगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू +1 कब आएगी, जब ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 90, केवल टी या फिर केवल ओमेगा इज इक्वल टू नहीं, ओमेगा टी का जो होल मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में बैठाना होगा। तो सारा कुछ ऐसा मैथमेटिकल था, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, और मैथमेटिकल तो ऑलरेडी हमारे जहन में है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास 10 तक ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं एक बार कभी ना कभी,
नहीं पढ़ी है तो मैथ्स में आके मैथ्स स्टूडेंट्स मैथ्स वालों ने पढ़ी लिया, अगर बायो वाले को कोई नहीं पढ़ा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही फॉलो करो, बहुत है उसमें से कुछ, यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं है पूछ देगा कि साइन इसकी वैल्यू बताओ उसकी वैल्यू बताओ, जो भी देगा मतलब साइंस को या फिर फिजिक्स को दिमाग में रखते हुए देगा, क्योंकि उनको पता है कि बायोलॉजी स्टूडेंट्स भी फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स वाले ही नहीं है। सो वो हिसाब से पेपर सेट होता है, तो उसके लिए घबराना मत कभी भी। तो हम क्या लिख सकते हैं आगे इसी वैल्यू को, हम लिख सकते हैं ना मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम मतलब ये जो टर्म है ये वाला जिसको मैं हाईलाइट करने वाला हूँ अभी, तो ये वाला जो टर्म है केवल इतना, हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म नाम दे देते हैं। ये जो कांस्टेंट टर्म हो गए ना, ये सारे कांस्टेंट टर्म हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स भाई कॉइल में जितना भी होगा वो चेंज तो नहीं होना, तो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी कांस्टेंट है, ए भी हमारा कांस्टेंट है, और एंगुलर वेलोसिटी भी हमारी कांस्टेंट ही है ओमेगा। तो इतनी वैल्यू कांस्टेंट जब है तो इसको हम एक सिंबल दे देते हैं, ठीक। और सिंबल क्या दिया पता है, देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो तुम लोगों को लगेगा क्लियर, दिस ईएमएफ विल बिकम, इसको हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे, इसको दे दिया हमने यही सेम ईएमएफ वाला साइन और नीचे नॉट लगा दिया, इज इट क्लियर। आगे क्या बचा हमारा, सिर्फ और सिर्फ साइन, साइन ओमेगा टी बचा ना, साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी, ओमेगा टी, इज इट क्लियर। अच्छा ये चीज क्लियर है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, EMF इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। सो अब यहाँ पे हम इसको स्विच करेंगे किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी का एक देखो, ऊपर फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन मैंने क्या लिखी है, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ, तो तुम लोग को यहाँ पे लेफ्ट साइड में वर्ड्स में दिख ही रहा होगा, इसको मैं ऐसे सिंबल में अगर लिखूँ सिम्बोलिटिकली तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ये रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, अगर हमको ओमेगा के लिए लिखना होगा तो ओमेगा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम भाई, 2 पाई एफ के पास चला जाएगा तो 2 पाई एफ, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी, लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी 2 पाई एफ को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा, तो क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ये ई नॉट तो रहेगा ही ईएमएफ के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट भी इसको हम बोलते हैं, अंदर आ जाएगा ये साइन 1 मिनट साइन, और ब्रैकेट में ये आपका हो जाएगा 2, ओमेगा चेंज हो जाएगा तो 2 पाई 2 पाई एफ, है ना, 2 पाई एफ, और बचा क्या टी, जो कि ओमेगा के साथ था, ओमेगा टी, तो 2 पाई एफ टी हो गया अब, क्योंकि ओमेगा को हमने 2 पाई एफ चेंज कर दिया। तो इसको कर लो आप हाईलाइट, ठीक है, इसको आप ऐसा ब्रैकेट में कर लो। इतनी चीजें क्लियर हुई, जहां पे एफ क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, एफ हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आप कहो तो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में एफ भी लिख देता हूँ, स्मॉल एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, इज इट क्लियर। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, और घबराना मत, कभी कभी आपकी फ्रीक्वेंसी जो है अलग सिंबल में भी आ सकती है, बट आपको बता देगा वहां पे कि वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, जैसे होता है ना वेवलेंथ को लैम्डा लिखते हैं, और तो समथिंग लाइक दैट, वो ऐसे चेंज हो सकता है। नाउ अब जो है अगर आप
मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, काम क्या मतलब एक चलो मैं करके दिखाता हूँ। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन का। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है बताओ, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है सबसे पहली चीज़, तो आप जान ही रहे हो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये, और एंगल ऑफ रोटेशन इज ओमेगा टी। तो ई वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा। पहले आप ऐसा बना लो, क्योंकि ये देख रहे हो आप साइनोसाइडल है, तो साइनोसाइडल का ग्राफ कभी भी बनाना तो हमेशा इस तरीके से बनाना, ठीक है। क्योंकि ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव लाइन है, ये नीचे वाली नेगेटिव लाइन है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में लाया करता है, इसलिए आप जरूर इसको बनाना। जब आप प्लॉट करोगे ना ग्राफ, तो इसका ग्राफ जो है ये तो कैलकुलेटर की मदद से ही प्लॉट कर पाओगे, ठीक है। ओमेगा टी को वैल्यू जैसे पहले 1 रखना, क्या आ रहा है, फिर डॉट लगाना है यहाँ पे, फिर 2 ऐसे ऐसे करके। बट मैं एक आप लोग को जनरल ग्राफ बनाता हूँ, कैसा बनेगा। ये ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, साइनोसाइडल साइन का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। साइन का ग्राफ ऐसा ही बनता है, ये ऐसा, फिर उसके बाद ये ऐसा जाता है, एंड इस तरीके से ये बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि पीरियोडिक होता है ना ये, ऐसा ऐसा जितना भी आगे बढ़ाना बढ़ा लो, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, और यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये आपका 0 है बिल्कुल। इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 भी तो होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका यहाँ पे 0 है। उसके बाद बढ़ेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे वो पाई जाती है, आप लोग बताओ जल्दी से। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं इसको यहाँ पे टच कराऊँ, तो पहले तो मैं एक्सेस बना देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली एक्सेस कौन सी शो कर रही है, ये शो कर रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। क्या शो कर रही है ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको कि हम यहाँ पे मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में वो क्या सिंबल है आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इस एक्सेस पे, एंड जो आपका, अरे भाई इधर कहाँ, इधर आओ ना, ये हो गया। और यहाँ जो ये वाली आपकी लाइन है, ये वाली, ये क्या है आपका, ये है एंगल जो कि आपका है ओमेगा टी, रोटेटिंग एंगल जो कि है क्या, ओमेगा टी। ये तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक। तो इस एक्सेस में ओमेगा टी है, इसमें ऊपर ये है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है आपका, किसके बराबर है, ई नॉट के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, ई नॉट। ई नॉट कैसे लिखोगे, वही सिंबल, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ई नॉट। तो ई और मैं नीचे छोटा सा एक ओ लगा देता हूँ, तो ई नॉट की तरह ये दिख रहा है। आप लोग अपने कॉपी में कैसे लिखोगे आप लोग को पता है, गलत मत लिख देना कोई, ठीक है। ई नॉट। और मिनिमम वैल्यू, अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ, तो यानी कि मैं यहाँ की बात करूँ, इस पीक को यहाँ पे टच कराऊँ, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस ई नॉट, माइनस ई नॉट। इज इट क्लियर। तो साइनोसाइडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में ही लाया करेगा, और कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इसकी वैल्यू की रेंज क्या होगी, प्लस ई नॉट से माइनस ई नॉट के बीच में ही लाया करेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। और अदर इफ एंड बट इसके ऊपर इसके नीचे कोई वैल्यू ही नहीं होगी। इस मतलब ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कुछ मिल गया, यहाँ पे कुछ मिल गया, नहीं। ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बन रहा है कि इसका पीक लेंगे तो यहाँ पे आएगा, इस ग्राफ ये लेवल बराबर रहेगा हमेशा। ये वाला जो लेवल है ना, ये प्लस ई नॉट ही रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ आ ही नहीं सकता। और मिनिमम में माइनस ई नॉट ही रहेगा, उसके मिनिमम कुछ आ ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब तो आप लोग समझ गए ना। तो अब बताओ, जब आपका ओमेगा टी 0 होगा तब उसकी वैल्यू क्या हो रही है। अगर मैं ओमेगा टी को 0 कर दूं, तो ऑब्वियसली साइन 0 हो गया, साइन 0 इज 0। तो क्या वैल्यू आ गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की, 0। तो यहाँ पे आएगा ग्राफ। अगर मैं रख दूं ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री, तो यानी कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है 1, तो उस समय पे ईएमएफ विल बी इक्वल टू ई नॉट, जो कि ये वाली वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को रेडियन में हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 2। तो यहाँ पे आपका ये है 90 डिग्री, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ की, अगर आप इसकी बात करो इस लेंथ की, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज 90 डिग्री ग्राफ में, दिस इज 90 डिग्री का मार्क है इस एक्सिस में। ऑब्वियसली हम लोग ये ओमेगा टी इसमें है ना, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है। एंड अगेन यहाँ पे क्या है बताओ, क्या हो गया,
ये क्या हो गया अगेन, ये 180 डिग्री हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज अगेन 270 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री। 270 को आप रेडियन में चेंज करना हो तो आप लोग जानते हो एंगल को कैसे रेडियन में चेंज करते हैं, ठीक है। ये वाला मार्क जो यहाँ पे 270 पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ हमारा बनता है, और साइन का ग्राफ भी ऐसा ही बनता है, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन, जैसे होता है ना लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं वैसे ही। तो ग्राफ ऑफ साइन इज लाइक दिस। और कॉस का ग्राफ भी ऐसे ही होता है, बट कॉस का ग्राफ जैसे साइन का ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, कॉस का ये मिड वैल्यू से स्टार्ट होता है एकदम, यहाँ से ऐसा हो जाता है फिर ऐसा ऐसा। तो खैर इस टॉपिक में हमको यही डिस्कस करना था, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसी को रेफरेंस में लेते हुए कुछ क्वेश्चन ऐसे 2-4 फ्रेम कर दिए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम करेंगे, सिर्फ ज़्यादा नहीं करेंगे, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं और बस, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एडी करंट्स, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे होल पूरा जो है, क्योंकि एडी करंट्स थोड़ा सा बड़ा है, उसको पढ़ के फिर हम सेल्फ इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्शन कैसे होता है, फिर म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे, और फिर उस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। उसको पढ़ने के बाद फिर हम तुरंत से जंप कर जाएंगे ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। तो अभी तक जो आप लोग की जर्नी रही है चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 वॉज, मतलब अभी चैप्टर 6 इज रनिंग, स्टिल रनिंग, ये आपका बहुत ही हैवी पोर्शन था जो कि कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। बहुत ही हैवी पोर्शन था, और बहुत ही हैवी पोर्शन से इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। सिलेबस का कंट्रीब्यूशन मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। सो नाउ दैट अब आप जानते हो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, और क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे होता है, क्योंकि मैं सारे न्यूमेरिकल्स तो नहीं करा सकता, बट जितने भी हो सकते हैं मैं करा देता हूँ क्लास में, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग को बिना प्रैक्टिस का तो आने वाला है नहीं कुछ। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करो खुद से, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। यू विल नॉट, ऑब्वियसली यू विल नॉट बेनिफिट मी, आप अपने आप को ही बेनिफिट करोगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड करोगे। तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। एंड अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 11th क्लास पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग क्या आते हैं 11th में नहीं पढ़ते हैं, बट 12th में आके पढ़ने लगता है थोड़ा बहुत। तो ऐसा नहीं होता, 11th क्लास बनी है कि आप उसमें पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे 11th के कॉन्सेप्ट हमने 12th में यूज़ किए हैं, ठीक है। जो भी मैंने वीडियो बनाई उसमें कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि 11th के थे, और हमको यूज़ करना ही पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन उसके बिना हो ही नहीं रहा था। और जितने भी यूज़ किया मैंने आप लोग को बताता चला गया, कुछ अगर नया भी रहा जो हम लोग लास्ट क्लास में नहीं पढ़ पाए थे लास्ट 11th में, तो वो मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया जितनी चीज़ें यूज़ होनी है। और कुछ नहीं बता पाया हूँ तो मैं 11th की वीडियो भी अपलोड होती है इसी चैनल पे, आप लोग उसको भी देख सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस। ओके, इतनी पढ़ाई हमने कर ली इसके टॉपिक पे, बहुत है। अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 टर्न्स रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर के अराउंड रोटेट कर रहा है। किस तरीके से आप लोग समझ गए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 पर सेकेंड, ठीक है। एंगुलर स्पीड हमेशा ऐसे ही दिया होता है। इन अ यूनिफॉर्म यू नो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, जिसका कि मैग्नीट्यूड है 0.05 टेस्ला, ओके। ऑब्टेन द मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस्ड ऑफ द कॉइल इन द कॉइल। मैक्सिमम ईएमएफ जो भी कितना, देखो या तो मैक्सिमम ईएमएफ बोलेगा तो वोल्टेज बताया, यहाँ पे तो ईएमएफ की ही बात कर रहा है। अल्टीमेटली ईएमएफ इज अ वोल्टेज। तो आप लोग ऐसा कंफ्यूज मत होना, ओके। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, और जितना भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वीडियो में या फिर जो भी रहता है, वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि या तो वो फिर उससे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे सारे। तो जो मेन क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर वो मैं करा देता हूँ, बट प्रैक्टिस आपको तब होगी जब आप उसी तरीके वही क्वेश्चन के 3-4 टाइप कर लोगे, तो वो आप लोग करते रहना, ओके। तो उसको सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, क्या है, अपने को पता है ना कि ईएमएफ का हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ई नॉट, अगर मैं इसके हिसाब से लिखूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी होता है साइन ओमेगा टी, सपोज ये है। अब यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम में तो साइन थीटा 1 हो गया ना, साइन ओमेगा टी इज 1, तो इसको हटा दो, ये तो 1 ही हो गया पूरा। समझ रहे हो मेरी बात, ये 1 हो गया।
मैक्सिमम की बात कर रहा है। अब बताओ ये ई नॉट किसके बराबर होता था? ई नॉट इज इक्वल टू हमारा एन बी ए ओमेगा, होता था कि नहीं होता था? होता था ना, दिस डब्ल्यू इज ओमेगा, राइट? सो अब हम पता है एंड क्या है 25, भाई ठीक है 25 रख देते हैं। उसके बाद बी क्या है 0.05 टी, ठीक है अपने को यही चाहिए ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। 0.05 टेस्ला, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ला हटा दो, ठीक। अच्छा अभी जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो तो आप लोग जानते हो ना कि वोल्ट में ही आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है हमको, उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 1 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 है तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 300 इंटू 10⁻⁻4, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, चलो 300 इंटू 10⁻⁻4 लिख देते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। इंटू 10⁻⁻4 ये हुआ। और उसके बाद क्या बचा अपने का? बच रहा है एंगुलर वेलोसिटी, वो 40 दिया हुआ है, तो ये हो गया 40, एज सिंपल एज दैट, 40, ठीक। यहाँ से ये चीज़ें हमको आ गई। अब उसके बाद अपना क्या है, उसके बाद सॉल्यूशन है केवल, यहाँ पे लिख देते हैं क्या निकाल के रहे हैं हम, ई है। ई यहाँ पे कोई कोई ऐसे महारथी मत मिल जाना यहाँ पे, मतलब कोई ऐसा मत, इस वीडियो को अगर देख के तुमको ये लग रहा है कि ये जो ई लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई आप जाओ चैप्टर 1 से पढ़ना स्टार्ट करो दोबारा से, वरना तुम फेल हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 9, देखो वैसे तो सीबीएसई ऐसे फेल तो नहीं करता है, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि पास कर लो, बट ये चीज़ केवल 10 तक ही लागू है। 12th में वो मान के चलता है कि ये 10 तक इसको बहुत छूट दे दिया, अब 12th में इसकी कमर कस लो, ठीक है, एकदम अच्छे से इसको टाइट करे रहो। तो 12th में जो मार्किंग होती है वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। एंड क्योंकि आई वॉज चेकिंग द कॉपी, और मेरे बगल में ही 12th की कॉपी चेक हो रही थी, आई वॉज चेकिंग 10th कॉपीज, क्योंकि हमारा इस बार 12th नहीं था हमारे स्कूल में, तो कोई टीचर्स नहीं जाते 12th के लिए चेक करने। अब है तो क्योंकि अब हम लोग जाएंगे चेक करने के लिए 12th की कॉपी भी, तो उसमें ऐसा स्ट्रिक्ट रूल था कि कुछ भी हो मार्किंग स्कीम को फॉलो करना है परफेक्टली और स्ट्रिक्टली करिए। तो वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से चेकिंग होती है, ये मान के चलो। उसके बाद तो फिर अगर फेल भी होते तो सीबीएसई कंपार्टमेंट कराता है, तो वो भी एक पूरा अलग प्रोसीजर है। खैर, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया ये 25 इंटू 0.05, दैट इज ये 25 इंटू 300 अगर करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। देन ये मल्टीप्लाई बाय दिस 10⁻⁴, 40, ये 0 से 0 ये वाला गया, हमारा ये जो बचता है ये आता है आंसर आपका 1.5 वोल्ट। तो कैलकुलेशन कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ, मतलब कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे तो आ जाएगा, सिंपल है यार। देखो 40 है, 3 4 12 होता है, ठीक है, 12 इंटू 25 इसका करोगे, फिर 10 टू, क्योंकि बहुत सारे जीरोज आएंगे, वो 10⁻⁻4 से, और देखो 0.05 को भी आप कन्वर्ट कर लो इंटू, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻2, आई थिंक 5 इंटू 10⁻², तो अल्टीमेटली ऊपर 10⁻⁻6 हो गया। एंड देन आप जब इसको सॉल्व करोगे सबका आंसर, तो आपका करीबी आएगा 15, ये 0 0 1 5 के बाद 5 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 5 0, तो उसको जब आप 10⁻⁻6 से वो करोगे तो फिर आपका आंसर है ऐसा, ठीक है। तो डजेंट मैटर एट ऑल, ये आपका, ठीक है, कैलकुलेशन अगर तेज होगी तो कर ले जाओगे, वरना तो कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे सीबीएसई क्वेश्चन, मतलब को कहते हैं ना उसमें आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने के ऊपर है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन एथलीट पेडल्स अ स्टेशनरी ट्राईसाइकिल, ठीक है, ट्राईसाइकिल उसने पेडल किया, उसका पेडल जिससे अटैच्ड है वो एक कॉइल है जिसमें कि 100 टर्न्स हैं, और उन सारे ही टर्न्स का एरिया जो है वो 0.1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये जो कॉइल है, आपको इससे मतलब नहीं है, आपको केवल ये समझना है कि हाँ उसने पेडल किया, उसकी वजह से कॉइल जो है रोटेट करेगी। अब कैसे रोटेट करेगी आगे, कॉइल की डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दे दी। आपको क्वेश्चन में केवल डिस्क्रिप्शन ढूंढना होता है, किसकी डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिल जाए। ये कॉइल की डिस्क्रिप्शन दे दी, बस, हमको बाकी चीज़ से मतलब ही नहीं, किसने क्या किया छोड़ो। आगे, कॉइल कहाँ पे रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन पे रखी हुई है, कौन सी प्लेन होती है बखूबी आप जानते हो, ठीक। और
ये अब रोटेट हुई क्योंकि एथलीट ने पेडल किया और पेडल के साथ वो अटैच थी, ऑब्वियसली रोटेट करेगी। कितने रेट से रोटेट करेगी? एट द रेट ऑफ 50 आरपीएम। ये फ्रीक्वेंसी दे दी आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे, हमको फ्रीक्वेंसी पता चल गई, राइट। एंगुलर वेलोसिटी नहीं भी पता है तो फ्रीक्वेंसी तो पता ही है। अब फ्रीक्वेंसी पता है तो हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रिलेशन तो हमें पता ही है, ठीक है। वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करी, यानी कि एक्स वाई प्लेन पे रखी थी कॉइल और वाई एक्सिस के अबाउट हमने रोटेट कर दिया। तो किस तरीके से घूम रही है आप लोग खुद ही इमेजिन कर पा रहे होगे। यानी कि अगर मैं बना दूं प्लेन, सपोज रुको, अगर मैं ये प्लेन बनाऊं, ठीक, एक्स वाई प्लेन बना रहा है ऐसा, एक्स वाई प्लेन बना है ऐसा, ठीक है। ऊपर वाला वाई वाई है, ऊपर वाला वाई है और ये एक्स है। अभी मैं मिटा दूंगा इसको, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, ठीक है, इमेजिनेशन के ऊपर है। कॉइल कैसे रखी है हमारी? कॉइल समझ लो, ये कॉइल में बनाया, कॉइल में बनाया, रुको एक सेकेंड, हाँ, कॉइल कैसे रखी है? ऐसे रखी है, ये एक्स वाई प्लेन में रखी है ना, ऐसा रखी है कुछ, ऐसा समझो। एक्स वाई प्लेन में ऐसे रखी हुई कॉइल, ठीक, इस तरीके से कॉइल कहीं भी ऐसे रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन तो पूरा हमारे स्क्रीन हो गया ना, कहीं भी रख दो, एक्स वाई प्लेन है। कैसे रोटेट कर रहा है? देखो किस तरीके से रोटेट हो रहा है, मैं कॉइल में बताऊं। ऐसे रोटेट हो रहा है वाई एक्सिस के अबाउट, यानी कि ऐसा रोटेट हुआ, ऐसे गया कॉइल, वहाँ गया, वापस से ही घूम के यहाँ आ गया, फिर ऐसे गया, फिर इधर घूम के यहाँ आ गया। आप लोग समझ पा रहे हो घूम रहा है कैसे? ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ये आगे आ रहा है फिर पीछे आ रहा है। इमेजिन करके चलो, बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग को, बिल्कुल ऐसा 3D फीलिंग आएगी, ठीक। ये रोटेट करा है ऐसे ऐसे, जल्दी जल्दी में करो, चलो ओके, मैंने ऐसे छोड़ दिया। इस तरीके से रोटेशन हो रहा है। अब तो तुम लोग को समझ में आ गया, मिटा दो सब कुछ। आगे इतने रेट से रोटेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हमको पता चल गई। और आगे अबाउट वाई एक्सिस इन द रीजन जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है 0.01 के कैप टेस्ला, 0.01 टेस्ला के कैप की डायरेक्शन में, यानी कि कौन से डायरेक्शन में? के कैप कौन सा डायरेक्शन होता है? जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव के कैप इज पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये दिमाग में रख लो। सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाल दी। हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम ईएमएफ और एवरेज ईएमएफ जनरेटेड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो पहले तो मैक्सिमम ईएमएफ निकाल लेता है, फिर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए निकाल लेंगे, डजंट मैटर। सबसे पहली चीज हमें क्या गिवन है वो लिख लेंगे। सबसे पहली रीत होती है, हमें गिवन लिखना होता है। गिवन लिखेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा एक्सप्रेशन कौन सा यूज़ करना है। और यहाँ पे तो पर्टिकुलर टॉपिक के बाद ही पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली वही एक्सप्रेशन यूज़ करोगे, बट एग्जाम में नहीं पता होता हमको कौन सा एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन में यूज़ करना है, तो वहाँ पे गिवन जरूर लिख दो। क्योंकि गिवन आदमी एक बार देखता है ना, इतनी इतनी चीज़ें गिवन है तो हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है एग्जाम टाइम में। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया, कितना है भाई? 100, खत्म। एरिया दे दिया, कितना है? 0.01 मीटर का स्क्वायर एरिया पता चल गया। और मीटर स्क्वायर में दिया तो कन्वर्ट भी नहीं करना है हमको। फ्रीक्वेंसी पता है भाई हमको, 50 आरपीएम, 50 राउंड्स पर मिनट। इसको हम चेंज कर देंगे आरपीएम को, जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया हुआ है। 50 डिवाइड बाय मिनट है ना, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो राउंड्स पर सेकेंड आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये आ गया 5/6 राउंड्स पर सेकेंड, ठीक है, आरपीएस, राउंड्स पर सेकेंड। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। अगर उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करें तो ये 0.01 टेस्ला, ठीक, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, यानी कि मतलब ऑब्वियसली ये के की डायरेक्शन में है, पॉजिटिव की, यानी कि पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में है, ठीक है, डजेंट मैटर। क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या बताना है? मैक्सिमम ईएमएफ जो कि जनरेट होगा कॉइल में, और उसके एक्सप्रेशन में हमें नहीं लगता कि वेक्टर का भी कोई ज़रूरत है। चलो हमारा एक्सप्रेशन क्या कहता है? हमारा एक्सप्रेशन कहता है मैक्सिमम ईएमएफ की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा ई नॉट के बराबर, ई नॉट। और ई नॉट किसके बराबर होता है? दिस ई नॉट, ये हमारा इक्वल होता है, ई नॉट ये इक्वल होता है एन बी ए ओमेगा।
ओमेगा, ठीक है, ओमेगा की बात कर रहा है, ध्यान देना। हम ओमेगा को चेंज कर सकते हैं क्या इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते। यहाँ हो जाएगा ओमेगा को चेंज करें तो 2πf, ओमेगा को कर डाला चेंज, ठीक है, बस ओमेगा को चेंज कर डाला, लाइट जिंगल वाला हो गया, NBA 2/f। अब बस वैल्यूज को रखना है, n 100, b 0.01 है, हाँ, a 0.1, सब कुछ यूनिट तो सही है ना सब, हाँ ठीक है, कन्वर्जन वाला नहीं है कुछ। गिवन इसीलिए लिखते हैं कि कन्वर्ट करना हो तो गिवन में ही कर डालो, ताकि हमको एक्सप्रेशन में डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू बस देख देख के रखना हो। उसके बाद 2πf है तो 2 इंटू 22/7 रखेंगे, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा शायद, आई थिंक, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा हमको, ऐसा है क्या? अच्छा हाँ 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 बिल्कुल, क्यों नहीं, पाए से पाए कैंसिल होगा ना, फ्रीक्वेंसी, ओके, पाए ही रहने दो, पाए के टर्म्स में निकालेंगे आंसर, पाए इंटू एफ क्या दिया हुआ है, 50/5/6, 50/60 कट के, मतलब 0 कट के 5/6 हो गया। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 100 है और 0.01 0.1, सो 2 हटा 1000, 1000 नीचे आ जाएगा, 100 से 1000 यहाँ नीचे 10 बचा, ऊपर 2 है नीचे 10, 2 to 5 मतलब 5 कट गया, देन नीचे वाले 5 से ऊपर वाला 5 कट गया, तो हमारे पास बचा 6π, सही है ना, 6, नहीं 6π क्यों बचा भाई, नीचे है 6π/6 बचा, हाँ π/6 बचा। देखो कैसे हुआ, 100 है, ठीक है, 0.01 जैसे मान हटेगा नीचे 100 आएगा, 0.1 के हटेगा नीचे 10 आएगा, तो नीचे हो गया 1000, अब नीचे 1000 अगर 10 ऊपर है, अरे 100 ऊपर है तो 1000 नीचे 10 बचेगा कट के, ठीक। अब देखो नीचे 10 बचा, ऊपर ये वाला 2 है, तो ये वाला 2 1 जा, नीचे 10 जो है वो 5 टाइम्स में जाएगा, खत्म ये वाला 2। अब नीचे हमारे पास क्या है, 5 है, और ऊपर भी ये वाला 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल, खत्म। हमारे पास ऊपर केवल क्या बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ पाए बचा, और नीचे 6 था ही, तो हमारे पास क्या हो गया, π/6, ठीक। कैलकुलेशन तुम लोग को करना है, फिर भी हम कर देते हैं, बट अल्टीमेटली तुम लोग को करना है। तो इसके बाद हम कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली, उसमें एडी करेंट्स पढ़ेंगे, ठीक। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्वेश्चंस उससे आते हैं म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन पे, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो लास्ट टॉपिक होगा एडी करेंट्स के बाद सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, लास्ट टॉपिक मतलब एंडिंग टॉपिक चल रहा है, उसके बाद हम ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट कर देंगे, होपफुली स्कूल खुलने से पहले ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा रनिंग में होगा, क्योंकि वो बड़ा है, उसको टाइम लगेगा करने में। एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन छोटा है, फिर रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स ऑब्वियसली टाइम लेगा, काफ़ी बड़ा है वो। उसके बाद रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के बाद आपका आएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल, देन सेमीकंडक्टर्स वाला, एंड आपका 12th का सिलेबस हो जाएगा ओवर, और फिर हम रिवीजन पे आ जाएंगे। रिवीजन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड के, तो अगर आप लोग साथ के साथ सॉल्व करते चल रहे तो बहुत अच्छी बात है, बाद में हम उसको करेंगे। और ऐसे मैं क्वेश्चंस आपको वर्कशीट्स वगैरह देता रहूँगा, आप लोग करते रहना, जितना इतना प्रिपरेशन कर लोगे, फिर हम स्कूल में खुलेगा तो हम स्कूल प्रैक्टिकल्स करेंगे, प्रैक्टिकल्स पे भी फोकस करना है उसको भी भाई। अगर 70 मार्क्स आपका कहते हैं ना इसका है, तो 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का भी है, तो प्रैक्टिकल में तो करना आना चाहिए ना, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा आपको इवैल्यूएट करने, ठीक है, मैं गाइड करने भी नहीं आ पाऊंगा आपके पास, तो आप ही को करना है, वही ऑब्जर्व करेगा आप लोगों को, और अल्टीमेटली वही मार्क्स देगा, उसमें मेरा भी कुछ, आई कैन डू एनीथिंग। सो इसीलिए आप लोग को परफेक्ट होना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, नोट्स वगैरह सब कुछ, क्योंकि सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड मेंटेन होती हैं वो सब कुछ मांगता है कि साल भर का बच्चे का फीडबैक क्या है, तो वो सारी रिकॉर्डेड चीज़ें हम जो अपने आपका परफॉर्मेंस या फिर आपका टाइम पे आपने कब दिया, जो आपका क्लास परफॉर्मेंस और बिहेवियर है, वो सारा कुछ हम मद्देनज़र रखते हुए पूरी एक रिकॉर्ड बनती है, एंड देन वो एक्सटर्नल एग्जामिनर वो आपकी ऑब्जर्व करता है, एंड देन देखता है आपने प्रैक्टिकल कैसा किया, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस बार तो प्रोजेक्ट हट गया, नहीं तो प्रोजेक्ट भी बनाना होता था एक, मतलब मॉडल, आप वर्किंग मॉडल बनाते थे,
बट क्योंकि इस बार तुम लोग लकी हो गए पैंडेमिक की वजह से, या फिर अनलकी भी बोल दो, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ये सारी चीज़ें नहीं है, तो देन ये हमारा पाई बाय 6 है और हमारा आंसर क्या है, वोल्ट में आएगा। ठीक, तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। इतना वोल्ट, पाई बाय 6 वोल्ट, या फिर चेंज भी कर सकते हो उसको, मतलब ऐसा डेसिमल में कर सकते हो। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ईएमएफ जनरेटेड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ। देखो हमें पता है ना कि ये जो ईएमएफ है ये साइनोसाइडली वेरी करता है टाइम के साथ, साइनोसाइडली, जो कि हमने अभी टॉपिक में अपने पढ़ा ना। सो जो एवरेज ईएमएफ होगा, सिंपल सी बात समझो, एवरेज की बात क्या होती है, जैसे कि होता है ना, मैं यहाँ पे अगर आपको कहूँ कि +1 है, कॉमा +0.5, कॉमा 0, कॉमा -0.5, कॉमा -1, इसका एवरेज निकालो। तो इफ आई टेल यू टू कैलकुलेट इट्स एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड करके जितने नंबर ऑफ टर्म्स आए उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 5 है इसमें टर्म, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो इन सबको जब ऐड करोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 0। भाई इन सबको ऐड करोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, आंसर 0 ना। तो आप डिवाइड बाय 100 करो, डिवाइड बाय 1000 करो, या डिवाइड बाय कुछ भी करो, आंसर तो आपका 0 ही आना है। तो एवरेज की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो एवरेज ईएमएफ आपका तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि साइनोसाइडल होता है। एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उसमें एक मिनिमम वैल्यू आती है, बीच की सारी वैल्यू रिपीट होती है, सारी वैल्यू। उसका ग्राफ कैसा बना आपने देखा ना, ग्राफ कैसा बना। तो एज सिंपल एज दैट। तो इसका आंसर क्या हो गया सेकंड वाले का, एवरेज ईएमएफ जनरेटेड इन वन कंप्लीट एवोल्यूशन इज 0। एवरेज की बात कर दिया, एवरेज से ही आंसर 0 हो गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ठीक है, ये वीडियो देखना, अच्छे से समझना चीज़ों को, और जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, ये सब सारे क्वेश्चंस आपको एसएल अरोड़ा के बुक में मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक के बाद जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन मान लो कोई स्किप हो गया आपसे, तो आप बुक से भी कंसल्ट कर सकते हो। और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे एडी करेंट्स, और एडी करेंट्स को पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी थी, जो सिंपल कॉन्सेप्ट हैं आपके। तो एडी करंट एक नया ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हम अलग से ही पढ़ेंगे उसको। और एडी करंट पढ़ लिया, उसके बाद फिर सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये 3 टॉपिक बड़े बड़े बचे हुए हैं हमारे पढ़ने के लिए इस चैप्टर में। उसके बाद ये होपफुली चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आई होप इस वीक हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ओवर। तो नेक्स्ट वीक से या फिर उसके बाद कुछ हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमको इस चैप्टर के लगाने होंगे उसके पहले। ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर, जिसमें कि हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी ग्राफ वगैरह उसमें काफ़ी आता है, फेज डायग्राम बनते हैं, काफ़ी एक टिपिकल चीज़ है वो, नया सा है बिल्कुल। तुम लोग को अच्छा लगेगा पढ़ने में, इंटरेस्ट लेके पढ़ना, और सारी चीज़ों को इंटरेस्ट लेके ही पढ़ा करो बेटा, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो बहुत क्लियर रहो अपने आगे आपको क्या करना है, बहुत ही उसके लिए एकदम क्लियर रहो। अगर कुछ भी ऐसा आप लोग को लगे अंदर से कि क्या करना है क्या करना है क्या करें, टॉक टू अ काउंसलर। ठीक है, टॉक टू मतलब जो उन्होंने अपने लाइफ में कुछ किया है, यानी कि जो उस चीज़ दौर से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, या फिर आपके जो सीनियर्स होंगे, ठीक है, आपके घरों में होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनसे बात करिए। ठीक है, और क्या क्या एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मैं भी आप लोगों को, जब स्कूल खुलेगा तो मैं एक काउंसलिंग करूँगा आप लोगों की, कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को ग्राइंड कर सकते हो, या फिर ज़रूरी नहीं है कि बायो लेके आप डॉक्टर ही लाइन में जाओ, या फिर मैथमेटिक्स लेके आप इंजीनियरिंग ही लाइन में जाओ। बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप चूज ऑप्ट कर सकते हो अपना पैशन के अकॉर्डिंग। और अदर चीज़ें, अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपको आगे निकलना है, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ओके, जैसे कि मैंने एक ऑर्गेनाइज कराया था एक डिबेट कंपटीशन, जो कि हमारे स्कूल में होना था, बट होपफुली पैंडमिक की वजह से नहीं हो पाया, नहीं तो बहुत बड़ा इवेंट होता वो हमारे स्कूल में। वो लोग होस्ट करने आते हैं और हम लोग उसमें बाकी स्कूल्स को भी बुलाते हैं, और वो इंटर स्कूल डिबेट हो जाता। तो वो फिर उसके बाद अगर क्वालिफाई करते तो हम लोग दिल्ली जाते हैं उसके नेक्स्ट राउंड के लिए। तो बहस करके एक पोर्टल है, वो लोग कंपनी है एक, वो डिबेट बेसिकली कराती है। तो उसका एक यूट्यूब मतलब चैनल भी है, और फेसबुक पे भी कई सारी चीज़ें हैं, उसके इवेंट्स भी आप देख सकते हो वीडियो, बहुत बड़ा इवेंट होता है।
तो जो WSC में गए होंगे उन्होंने ऑलरेडी देखा होगा, वहाँ पे उसका पोस्टर लगा हुआ था, कितने बड़े उस पे स्केल पे होता है वो चीज़। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो वी कुड हेल्प। सो पढ़ते रहिए और इसी तरीके से आप लोग हैप्पी हैप्पी रहिए, बहुत डिप्रेस मत होइए, ठीक। बहुत डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई है, सबने की है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अलग से करी है, सब ने करी है पढ़ाई। और इस बार आप लोग तो फिर भी कम ही कर रहे हो, क्योंकि अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ अगर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा आप लोगों को। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोशिश करो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी जब स्कूल खुलेगा मैं कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते चलो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी टेक्निक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही समझ आती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद एडी करंट। ओके, एडी करंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।